हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू पीसीएस क्रक्स। तो जैसा कि आपको पता है हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कर रहे हैं। आज हम पार्ट 2 करेंगे, दैट इज सिटीजनशिप। और कुछ पार्ट 3 का पोर्शन भी हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो बिल्कुल टू द पॉइंट है, पॉलिटी नोट्स की तरह बिल्कुल आप अपने नोट्स बना सकते हो इसको देखकर, बिल्कुल डिटो कॉपी कर कर, और आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो हम जो लास्ट क्लास कर रहे थे उसमें थोड़ा सा पोर्शन राज्यों के गठन से रिलेटेड रह गया था, उसको हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। ये जस्ट वन स्लाइड है। देखिए 1960 से पहले हमारे पास 14 राज्य थे और 6 यूटीज थी। तो उसके बाद क्या ऑर्डर चला है उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे डिटेल में। 1960 में बॉम्बे से महाराष्ट्र और गुजरात बना, ठीक है। 1961-62 में दमन दीव, दादर नागर, गोवा और पुडुचेरी ऐड हुई। और ये जो ग्रीन कलर मैंने यूज किया हुआ है ये यूटीज के लिए है, ओके। 1963 में नागालैंड आर्टिकल 371 ए में भी मेंशन है, और ये 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, ठीक है। यहाँ पे आर्टिकल में ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत दिख रही है मुझे, ये गलती से हो गया। आर्टिकल 371 है ये, ठीक है। 1966 पंजाब, पंजाब से निकला था हरियाणा और चंडीगढ़। इसमें हरियाणा स्टेट था और चंडीगढ़ जो था यूटी था। देन 1971 हिमाचल प्रदेश यूटी से राज्य बना था ये, ठीक है। पहले ये यूटी था। लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि एचपी जो है, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों के तीनों यूटी थे जो बाद में राज्य बन गए। तो सबसे पहले एचपी बना था यूटी से राज्य। 1972 मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, अब ये भी राज्य बन गए, ठीक है। मेघालय निकला आसाम से, जबकि मणिपुर और त्रिपुरा जो है वो पहले यूटी थे, तो यूटी से राज्य बने। देन 1972 में ही अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको यूटी बना दिया गया। ये दोनों जो स्टेट्स थी ये भी आसाम से निकली हुई थी। उसके बाद है 1975। 1975 सिक्किम एड ऑन हुआ था, ये बाहर का राज्य था और ये 35th से सहायक राज्य। देन 36 1975 में पूरा या पूर्ण विलय इसका हो गया, या पूर्ण राज्य ये बन गया। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा ये यूटी से राज्य बन गए। देखिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ठीक है, ये यूटी थे। ऊपर यहाँ गोवा भी यूटी था। तो ये तीनों मिलकर 1987 में ये 21 जनवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और गोवा यूटी से राज्य बने थे, ठीक है। देन 2000 छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों राज्य बने थे। देखिए इसका ना एक एक ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो, और आपको याद भी इजीली रहेगा। कई बार क्वेश्चन आता है कि पहले छत्तीसगढ़ बना था, उत्तराखंड बना था या झारखंड बना था। तो बहुत इजी है ये। छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर और उत्तराखंड 9 और झारखंड 15 नवंबर को बना था। और इसका सीक्वेंस आप याद, अगर आपको दिक्कत होती है तो रख सकते हो चूजा के नाम से। चूजा, CH मतलब छत्तीसगढ़, यू उत्तराखंड और जा मतलब झारखंड। चूजा के नाम से याद रख सकते हो। ये तीनों स्टेट्स 2000 में बने थे। 2014 में तेलंगाना बना था। तो तेलंगाना जो था वो आंध्र प्रदेश से निकला था। 2019 में जम्मू कश्मीर जो ऑलरेडी एक स्टेट था, यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया, और इसमें 2 यूटी निकली, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। फिर उसके बाद 2020 में दमन दीव और दादर नागर हवेली जो कि ऑलरेडी यूटी हैं, इन दोनों को एक यूटी बना दिया गया, 2 से 1 यूटी बना दिया गया। इसलिए अगर आपको याद हो, बीच में 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज थी, है ना। अब क्या है, 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, डेट इज पार्ट 2। तो पार्ट 2 जो है वो नागरिकता से जुड़ा हुआ है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 आते हैं। तो 5 में क्या है एग्जैक्टली, और 6, 7, 8, 9, 10, 11 में क्या है, वो हम बिल्कुल शॉर्ट नोट के रूप में जानेंगे, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि भाई किस वे में कोई भी नागरिक भारत का नागरिक बन सकता है, कितने तरीके हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रिक दी हुई है, अगर आपको याद करनी है तो ब्रांड नाम से कर सकते हैं। ब्रांड मतलब बी फॉर बर्थ, बाय बर्थ बन सकते हो आप, रजिस्टर करा के बन सकते हो, एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप अगर हो जाता है, यानी कि किसी दूसरे देश का अगर आपने सिटीजनशिप लिया था, वो आप त्याग कर यहाँ पर एक्वायर कर रहे हो, तो आप बन सकते हो। नेचुरलाइजेशन यानी कि कई सालों से आप इंडिया में रह रहे हो, ठीक है। डेसेंट यानी कि फादर या मदर में से कोई भी एक इंडियन सिटीजन है तो उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाता है इंडिया का। तो इसको याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, ये 5 ही तरीके हैं जिन तरीकों से भारत में आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद क्या बात करते हैं नागरिकता के बारे में। तो अनुच्छेद 5, जब हम आजाद हुए उसके बाद संविधान बना, उसके बाद यानी संविधान बनने तक
या उसके लागू होने तक नागरिकता इस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई, यानी कि वो लोग जो उस वक्त भारत में रहते थे, ठीक है, उनको ऑटोमेटिकली नागरिकता मिल गई थी अनुच्छेद 5 के अंडर। देन आता है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से आए लोग थे उनको नागरिकता दी गई, जो कि पार्टीशन के बाद आए थे, ठीक है। उसके बाद है अनुच्छेद 7। पार्टीशन से आए उन लोगों को नागरिकता दी गई जो पार्टीशन के टाइम तो पाकिस्तान चले गए, लेकिन 2 साल रहे वहां पर या कुछ समय रहे, 2-3 साल जब तक टाइम पीरियड था, उनको वापस जब वो आए तो उनको वापस से भारत की नागरिकता दे दी गई, ठीक है। पहले तो वो पाकिस्तान चले गए भारत को छोड़कर, लेकिन फिर वो वापस आ गए, तो उन लोगों की जो नागरिकता है वो सैंक्शन हुई अनुच्छेद 7 में। फिर उसके बाद अनुच्छेद 8, जो भारत के बाहर जो लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो भारत के बाहर रहते हैं और वो भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनको भी अधिकार है नागरिकता ग्रहण करने का। फिर अनुच्छेद 9 बात करता है जो स्वेच्छा से विदेशी नागरिक है उनको। उसके बाद आता है अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी नागरिक, उनको मान्यता और अधिकार नहीं है, यानी कि जिन्होंने बाहर की नागरिकता ली है दूसरे देश की, तो हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, इसलिए उन लोगों को नागरिक नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 10 बात करता है नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी कि हो सकता है इन सब में कुछ चेंज लाना हो, है ना, या टाइम पीरियड बढ़ाना हो, तो इस चीज की मतलब इस चीज को कानून बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट को दिया है, वो बना सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 11 जो है वो परमिशन देता है पार्लियामेंट को कानून बनाने की शक्ति नागरिकता के संदर्भ में। ओके, आई होप आपको ये नागरिकता वाला कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पार्ट 3 की। देखिए पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं चाह रही थी इसको बिल्कुल आप थोरोली पढ़ें, और इसीलिए मैंने उसी तरह की यहाँ पर नोट्स बनाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको कोई बाहर से कोई और चीज़ पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा यहीं से, ठीक है। तो शुरू करते हैं पार्ट 3। ये पार्ट 3 के बारे में कुछ जनरल बातें कि पार्ट 3 में 12 से 35 अनुच्छेद शामिल है। 1791 में बिल ऑफ राइट्स आया था यूएसए में सबसे पहले, ठीक है। बिल ऑफ राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर मेंशन थे। विश्व में पहली बार 1791 में किसी मतलब किसी नेशन ने या किसी स्टेट ने बिल लेकर वो आए थे राइट्स का, पहली बार ऐसा हुआ था वर्ल्ड हिस्ट्री में, तो ये बड़ी बात हुई थी, इसलिए यहाँ पे मेंशन है। तो ये क्वेश्चन आता है कि बिल ऑफ राइट्स कब इंप्लीमेंट हुआ, कौन से देश में इंप्लीमेंट हुआ, तो आंसर है 1791 में और यूएस में हुआ, ठीक है। हमारे देश में तेज बहादुर सप्रू जी ने 1945 में सिफारिश की थी फंडामेंटल राइट्स की। इसके लिए समितियां बनी, सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति और जेबी कृपलानी, ठीक है। आपको पता ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल समिति ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में और जेबी कृपलानी ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत की थी। उसके बाद संविधान निर्माण के समय हमारे 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। एक अधिकार अभी जो मूल अधिकार था पहले, अब वो कानूनी अधिकार बना दिया गया। कब? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो अभी करंटली हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। ओके, अब जरा मूल अधिकारों की बात करने से पहले अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा जो मेंशन की गई है उसको देख लेते हैं। तो राज्य क्या है भाई? कौन हमारे इन अधिकारों को हमें देगा? किससे हम मांग सकते हैं? जो कोर्ट है वो किसको निर्देश देगा कि भाई इनके अधिकार इनको दो, अगर हनन हुआ है तो, ठीक है। या हनन नहीं हो रहा है तो उनको पूरा कौन कर रहा है हमारे अधिकारों को? वो राज्य कर रहा है। तो राज्य के अंदर क्या क्या शामिल है? राज्य कोई ये तो नहीं है कि अमूर्त रूप है तो इसका मतलब हमें अमूर्त रूप से ही अधिकार मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो मूर्त रूप में ही राज्य हमें अपने अधिकार देगा, है ना। तो एक तरह से राज्य का मतलब है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये तो मोटा मोटा है। अब केंद्र सरकार में क्या क्या है जो राज्य की परिभाषा में आता है, वो है विधायिका और कार्यपालिका। और स्थानीय सरकार में भी इसी तरह से ग्राम सभा और जो बाकी की जो बॉडी है उसके पार्ट्स हैं स्थानीय सरकार के, वो नगर पालिका वगैरह भी, ठीक है। राज्य सरकार में भी यहाँ की विधायिका और कार्यपालिका। उसके बाद कुछ और भी कुछ और भी संस्थान हैं जो इसके अंतर्गत माने जाएंगे, जैसे कि सरकारी यानी कोई भी जगह, कोई भी अ, संस्थान हो सरकारी है अगर वो, तो उसको हमारे अधिकार प्रोवाइड करने पड़ेंगे। इसीलिए जो न्यायपालिका है जब रिट्स जारी करती है, ज्यादातर सरकारी लोगों के विरुद्ध होती है वो रिट जारी, है ना।
तो अन्य में अगर हम बात करें तो पीएसयूज मोस्ट प्रोमिनेंट संस्था है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जैसे कि सेल हुआ, भेल हुआ, ओएनजीसी हुआ, ठीक है, ये सारे पीएसयूज हैं। राज्य सरकार पोषित संस्थाएं भी सारी की सारी इसके अंदर आती है, और केंद्र सरकार पोषित संस्थाएं भी राज्य की परिभाषा के अंदर ही आती है, यानी कि जो सरकारों के अंडर कोई भी संस्था है, या तो या सरकार खुद, या राज्य सरकार, या केंद्र सरकार, या स्थानीय सरकार, ठीक है, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत माने जाएंगे, क्योंकि राज्य को ही अधिकारों को लागू करने का उन मतलब ये उन्हीं का ही कर्तव्य है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 13 की। अनुच्छेद 13 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, यानी कि अगर कोई ऐसा बिल बन गया है, या ऐसा कोई जुडिशरी ने कुछ मेंशन किया है किसी भी मतलब कोई भी मुकदमा हो सकता है, या किसी भी एक तरह से कहा जाए कोई जजमेंट पास किया है, तो उसकी व्याख्या करने के लिए जुडिशरी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत काम करती है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को लेकर है ये। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, अब स्टार्ट हो जाते हैं हमारे अधिकार, ठीक है। तो जो हमारा अधिकार है, सबसे पहले आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में और 14 से 18 में समता का अधिकार शामिल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कि कानून सबके लिए सेम है, कोई बड़ा छोटा, गरीब अमीर, ठीक है, लिंग के आधार पर या कई और भी आधार है, उनके आधार पर जो सरकार है, या जो जुडिशरी है, या सरकारी कोई भी संस्था है, वो भेदभाव नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इससे पहले कि इस अनुच्छेद के बारे में हम ज्यादा जाने, उससे पहले दो चीजों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ये सेम से वाक्य या सेम स्टेटमेंट्स दिखती हैं, लेकिन ये दोनों ही टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। देखिए, विधि के समक्ष समता यानी कि कोई भी सबके लिए समान कानून बनाए जाएंगे, ये ब्रिटेन में बात होती है, और इसको नकारात्मक माना जाता है, क्योंकि देखिए इसमें ना कोई कंपैरिजन नहीं है, सबको समान अधिकार है, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रावधान नहीं किए जाते, सबके लिए सब सेम ही है, इसीलिए ये नकारात्मक है। विधि का समान संरक्षण की बात यूएसए में मानी जाती है, और इसको सकारात्मक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो भेदभाव है वो किया जा सकता है, लेकिन शर्त यही है कि भेदभाव सकारात्मक रूप में होना चाहिए। ओके, अब अनुच्छेद 14 वैसे तो विधि के समक्ष समानता की बात करता है, हमारे यहाँ पे ब्रिटेन के ही कानूनों को अपनाया गया है ज्यादातर, तो इसलिए हमारे यहाँ भी विधि के समक्ष समानता है, लेकिन कुछ अपवाद भी है हमारे यहाँ पे, यानी कि कुछ मिक्सचर जो है, मिक्सचर सा दिखता है ये दोनों, विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता का, है ना, इसीलिए अपवाद इसके अंदर मेंशन हो जाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 361 है, प्रेसिडेंट को एक तरह से क्या करता है, छूट देता है, ठीक है। किन केसेस में, क्रिमिनल केस में अरेस्ट नहीं कर सकता उनको कोई पद पर रहते हुए, अगर उन्होंने कोई कर्तव्य का निर्वाह किया है उस वक्त उनके ऊपर कोई, अगर उन्होंने कुछ गलत भी कर दिया है तो भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा, बाद में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि उन्होंने तो अपना कर्तव्य निर्वाह किया। भाई ये बात सही भी है, देखिए प्रेसिडेंट जो है वो क्या ही करते हैं, वो सिर्फ साइन करते हैं, उन्हें कोई मतलब, या वो ध्यान भी नहीं देते होंगे बहुत सारी चीजों पर, कि क्योंकि इतनी फाइल्स होती है और ये सब उनका आखिरी का काम होता है साइन करना। हालांकि एक आधी बार ऐसा हुआ है कि प्रेसिडेंट साइन नहीं भी करते हैं, बट अगर उन्होंने कर दिया है और उसके बाद पता चला है ये नीति गलत थी, या इसमें गलत तरीके अपनाए गए, तो इसमें प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, तो उसको जिम्मेवार नहीं ठहराया जा सकता है। तो उसके बाद इन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सारे अपवाद है अनुच्छेद 14, यानी कि वैसे तो इसमें लिखा हुआ है सब समान है, लेकिन देखिए प्रेसिडेंट को अपवाद के रूप में यहाँ पे अलग कर दिया गया है। हालांकि जो सिविल केस अगर हो कोई, तो उनको नोटिस पहुंचाया जाएगा। देखिए क्रिमिनल केस उन पर नहीं हो सकता, उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सिविल केस उनके ऊपर कोई है तो उनको नोटिस दिया जाएगा 2 महीने पहले, ठीक है। तो अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी नागरिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको हर तरह से समानता देने की कोशिश की गई है। धर्म, मूलवंश, जन्म, लिंग और जाति, इन पांचों आधारों पर राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। इसका थोड़ा सा अगर आप देखोगे, मैंने ट्रिक बनाई है, धम जलज, ठीक है, धम में ध आता है धर्म, माँ मूलवंश, ज जन्म, ल लिंग और ज जाति। तो धम जलज के नाम से ये पांच क्राइटेरिया हैं जिन पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य। सेकंड जो इसमें आता है 15(2) में, वो है सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कि आप मान लो किसी पब्लिक पार्क में गए हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप यहाँ नहीं आओगे, ठीक है। आप मंदिर में गए हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप मंदिर नहीं जाओगे,
इसी तरह से जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं वहां पर भी आपको मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका भाई धर्म अलग है या आपका लिंग अलग है या आपकी जाति को आधार बना के आपको मतलब वहां भेदभाव आपके साथ नहीं किया जा सकता। ठीक है। फिर उसके बाद 15(3) में स्पेशल प्रोविजंस हैं महिला और बच्चों के लिए। देखिए, इनके लिए अलग से प्रावधान किए जा सकते हैं। मान लो आप कहीं पार्क में गए, तो पार्क में हो सकता है कि कुछ ऐसी विशेष जगह बना रखी हो जहाँ पे सिर्फ महिलाओं और बच्चों के लिए एक्सरसाइज का अलग से स्पेस बना दिया जाए, बड़ों के लिए या पुरुषों के लिए वहां पर ये सुविधा ना उपलब्ध कराई जाए, है ना। इसी तरह से बसेस भी तो सार्वजनिक ही होती है ना, तो महिलाओं के लिए सीट आरक्षण कर दिया जाए, वृद्धों के लिए सीट आरक्षण कर दिया जाए, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद 15(4) में सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग की बात कही गई है। हमारे यहाँ पर, हमारे देश में आर्थिक, देखो यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है। अगर कोई वर्ग सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, उसी कोई विशेष प्रावधान भी है, उसी कोई आरक्षण है 15(5) में। ठीक है। अभी ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है इसके साथ। और 15(6) की बात करें तो अभी ईवीएस को भी जोड़ दिया गया, यानी कि यहाँ पर आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन भी जोड़ दिया गया है। संविधान संशोधन जो 103 हुआ है, ठीक है, 1/3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ईडब्ल्यूएस शामिल कर दिया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में देखिए, ये जो अनुच्छेद 15 के धम जलज है, ये जोड़ लो, यानी कि इनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। प्लस इसमें दो और जुड़ जाते हैं, उद्भव और निवास, यानी कि आपका उद्भव कहाँ से हुआ है, आप कहाँ से आप आए हो, आपकी जो जाति है वो कहाँ से उद्भव उसका हुआ है। उसके बाद आप रहते कहाँ हो, चाहे आप इंडिया में कहीं पर के कहीं भी रहते हो, कहीं के भी निवासी हो, तो इस आधार पर आपसे भेदभाव नहीं होगा। तो इसीलिए जब आप पीसीएस का कोई फॉर्म भरते हो तो क्या होता है, आप कोई भी स्टेट के सदस्य हो, सॉरी, कोई भी स्टेट के आप रेजिडेंट हो, आप किसी भी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो, कहीं पर भी एप्लीकेंट बन सकते हो। तो राज्य जो है आपके साथ ये भेदभाव नहीं कर सकता है। ओके। फिर 15(1) में तो राज्य भेदभाव नहीं करेगा, 15(2) में इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। और 15(3) में, सॉरी 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 16 देखो, 16(1) में 7 आधार हैं, राज्य भेदभाव नहीं करेगा। 16(2) में क्या है, ये जो 7 आधार है इनके नामों का मेंशन है। और 16(3) में निवास, और निवास के बारे में जो कानून बनाएगा वो संसद बनाएगा कि निवास की डेफिनेशन क्या है। ओके। फिर 16(4) में सामाजिक शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग की बात हुई है, तो सरकारी नौकरी में यहाँ पर आरक्षण की बात की गई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाता है 16(4). ठीक है। 16(4) में सरकारी नौकरी में आरक्षण होगा, किनको, सामाजिक शैक्षणिक पिछड़े वर्ग को, तो इसमें SC ST OBC आ जाते हैं। तो 16(4) A में पदोन्नति में भी आरक्षण मिलेगा यहाँ। 16(4) B में जो बैकलॉग है उसको भी फुल किया जाएगा। तो पदोन्नति में यानी कि एक बार ऐसा नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया उसके बाद आप वापस से उसी पोजीशन में आ जाओगे, नहीं, पदोन्नति में भी आपको आरक्षण प्रोवाइड किया जाएगा। और ये प्रावधान किया 77वें संवैधानिक संशोधन में। ठीक है। तो जो संविधान संशोधन 81वां था उसमें बैकलॉग को भरा जाएगा आरक्षण के थ्रू ही, तो ये भी इसमें मेंशन किया गया। अब बात करते हैं 16(5) की। तो वहां पर धर्म और आरक्षित, यानी कि जो धर्म है उसको उसके हिसाब से आरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है। तो जैसे कुछ जगहें होती हैं जहाँ पर, जैसे पुजारी है, ठीक है, तो अगर वो मंदिर का पुजारी है तो धर्म आरक्षित वहां पे जगह हो गई, है ना, क्योंकि जो पुजारी है वो एक धर्म सापेक्ष एक तरह से पद हो गया। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी या किसी भी धर्म का इंसान आकर पुजारी बन सकता है एक मंदिर का, है ना। तो इसी तरह से और बाकी के धर्मों में भी तो धर्म आरक्षित यहाँ पर प्रावधान है। किसमें, 16(5) में। 16(6) में ईडब्ल्यूएस की बात करता है, वही इकोनॉमिकल या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, ये 103वां संविधान संशोधन था। यहाँ पर भी देखिए 16(6) में भी इसी की बात हो रही है और 15(6) में भी ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो एक स्पेशल केस था, इंदिरा साहनी केस, ये आप मेंशन कर सकते हो, 1992 का था ये। यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा आरक्षण आरक्षण चल रहा था उस वक्त, तो इस केस में ये एक तरह से जजमेंट दिया गया कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। सब मिला के 50% हो, बाकी की 50% जनरल कैटेगरी के लिए छोड़ देनी चाहिए या सबके लिए, लेकिन 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ तक था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, तो पदोन्नति में जो आरक्षण है वो 77वें संविधान संशोधन से कहा गया कि होना चाहिए। ओबीसी क्रीमी लेयर को नहीं माना गया। ठीक है। तो इसीलिए आजकल एनसीएल का सर्टिफिकेट बनता है नॉन क्रीमी लेयर का, उसी को ओबीसी माना जाएगा। ये इंदिरा साहनी केस में ओबीसी या क्रीमी लेयर
की जो टर्म है मेंशन हुई। अब बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। ये सब याद कर सकते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। लेकिन एक चीज़ इसमें याद रखी जा सकती है, अस्पृश्यता की डेफिनेशन कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ये पार्लियामेंट खुद इसको डिफाइन कर सकती है, ठीक है? तो कई बार छोटी-छोटी जगह पर कुछ ऑर्डर्स में ये मेंशन भी किया हुआ है कि अस्पृश्यता का मतलब क्या होगा। हालाँकि इसका कोई भी डेफिनेशन आपको संविधान के अंतर्गत या इस अनुच्छेद के अंतर्गत नहीं मिलेगी, ठीक है? तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। अब अनुच्छेद 18 की बात करते हैं। तो उपाधियों का अंत हो गया, ठीक है? जो उपाधियाँ पहले मिलती थी ना, सर या फिर किसी के आगे कुछ और लगा दिया, नाइट की उपाधि, सर की उपाधि अंग्रेज़ों के टाइम, तो अंग्रेज़ अपने चापलूसों को या अंग्रेज़ की जो एक तरह से चाकरी करते थे, सॉरी, अंग्रेज़ों की जो चाकरी करते थे, उनको खुश करने के लिए अंग्रेज़ उनको उपाधियाँ प्रदान करते थे, ठीक है? तो वो खुश हो जाते थे। तो जब हम आज़ाद हो गए तो हमने ये चीज़ हटाने की मतलब हटाने का ही प्रावधान रखा और अनुच्छेद 18 में इसको मेंशन कर देंगे कि हमारे देश में कोई उपाधियाँ नहीं होंगी, यानी कि कोई चापलूसखोरी या इस तरह की चीज़ें यहाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी है कि भारतीय नागरिकों को विदेश से प्राप्त हो सकती है कोई भी उपाधि, ठीक है? अगर होती है तो वो ले नहीं सकते हैं जब तक कि प्रेज़िडेंट उनको अनुमति ना दे दे, यानी कि प्रेज़िडेंट से अनुमति लेनी अनिवार्य है। चाहे वो विदेशी नागरिक हो, चाहे वो भारतीय नागरिक हो। अगर भारतीय नागरिक हैं तो वो तो पता ही है भारतीय नागरिक है, लेकिन अगर विदेशी नागरिक है जो भारतीय सेवा में कार्यरत है, उनको भी प्रेज़िडेंट से अनुमति लेनी अनिवार्य है, ठीक है? उसके बाद जो राज्य है, राज्य कोई सम्मान दे रहा है, शिक्षा में कोई सम्मान मिल रहा है या सेना का कोई भी सम्मान है, तो उसको सम्मान ही माना जाएगा, ना कि उसको एक उपाधि मानी जाएगी। जैसे शिक्षा में डॉक्टर की आपको उपाधि मिलती है ना? लेकिन वो उपाधि उपाधि नहीं है, वो क्या है? एक तरह से सम्मान है। तो डॉक्टर लगा सकता है अपने नाम के आगे, तो उसको एक उपाधि नहीं माना जाएगा। वो शैक्षणिक सम्मान है। उसके अलावा जो सेना के लोगों को बहुत सारे पद्म पुरस्कार, ठीक है, परमवीर चक्र, ये सब भी सम्मान में गिना जाएगा। एक केस आया था बालाजी राघवन केस 1996 में। उन्होंने पद्म पुरस्कार को चैलेंज किया कि ये जो पुरस्कार सरकार देती है, ये एक तरह की उपाधि है। तो इस केस में जजमेंट आया कि ये पुरस्कार कोई उपाधि नहीं है, बल्कि ये भी एक सम्मान है। हालाँकि ये है कि जैसे किसी को पद्मश्री या पद्म भूषण, ठीक है? पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, तो वो अपने नाम के आगे लगा के नहीं चलेंगे, वो गलत है। उनको मिला है, ठीक है। अगर उन्होंने नाम के आगे पद्मश्री, जैसे कि पद्मश्री कंगना रनौत करके चले या इसी तरह से कोई और, तो वो इनको अलाउ नहीं है, उसकी आज्ञा नहीं है, ठीक है? अब आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें, सारे अनुच्छेद हमने समानता के अधिकार के कर लिए हैं 14 से 18। जो नेक्स्ट क्लास है हम उसमें स्वतंत्रता का अधिकार करेंगे, जो कि 19 से 22 होगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं। 19 से 22 हम करेंगे, ये गलत लिखा हुआ है, राइट टू फ्रीडम करेंगे या और अनुच्छेद 23-24 भी करेंगे हम, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।